मेरे चैनल पर आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है और इसका शीर्षक है क्या तुमने कोई सरदार भिखारी देखा है। यह कहानी जिसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, इसमें उन्होंने अपने अनुभवों को चित्रित किया है एक यात्रा के दौरान। यह कहानी और इसका शीर्षक दोनों ऐसे हैं जो आपको पढ़ने के दौरान आपके शरीर में एक झुरझुरी पैदा कर देंगे। हम यहाँ पर कुछ मुख्य अंशों को प्रस्तुत करते हुए उनका भावार्थ प्रस्तुत करते चलते हैं। सफ़र जब शुरू होता है लेखक का, वो कुछ इस तरह है। उस दिन लेखक को निजामुद्दीन से दूसरी गाड़ी पकड़नी थी और उस दिन रिक्शा, टैक्सी कुछ भी नहीं चल रहे थे। इस कारण छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से उन्हें दिल्ली तक आना पड़ा, परंतु ड्राइवर ने बताया कि वह 6:45 बजे तक निजामुद्दीन नहीं पहुंचा पाएगा। तब लेखक ने जल्दी से अपना सामान ट्रेन से बाहर करवाया और ऑटो रिक्शा लेकर जल्दी से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें दिल्ली की खूबसूरती बहुत ही मनभावन लगी। उन्हें वैसी ही महसूस हुई जैसे किशोर को किसी लड़की का उड़िया जिस्म देखकर पहली बार होती है। यानी इतना सन्नाटा और खाली खाली दिल्ली लग रही थी। वो दृश्य उन्हें मनमोहक लग रहा था क्योंकि दिल्ली को उन्होंने इस तरह से नहीं देखा था पहले। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन में हॉर्न हुआ और वे जल्दी जल्दी में राउरकेला कोच में पूरी कोच के बदले चढ़ गए और सोचा मथुरा स्टेशन में अपनी जगह बदल लेंगे। उस दिन डब्बा लगभग खाली था और उन्होंने बीच के 2 बर्थ ले लिए। इनके सामने के बर्थ पर एक सरदार जी थे, उम्र 70 साल के करीब, बीमार, बूढ़े और फटे हाल थे। एक पुराने होल्डॉल को खोलकर चुपचाप चित लेटे हुए थे। उनकी पगड़ी भी बदहाल थी और पुरानी पतलून से बाहर निकली 2 मरियल पांव थे। सरदार जी ने लेखक या उसकी बच्ची की तरफ, जो बीच बीच में उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी, एक बार भी नहीं देखा। जिस कूपे में लेखक बैठे थे उसके दाएं वाले कूपे में करीब 5-6 लोग थे जो अखबार को आपस में बदल बदल कर पढ़ रहे थे। वही रोजमर्रा की जो समाचार होते हैं उसे ही वे दोहरा रहे थे। बाएं तरफ वाले डब्बे में एक संभ्रांत व्यक्ति, जिसकी आवाज काफी भारी थी, अपनी बेटी के साथ सफर कर रहा था तथा अंग्रेजी में बात कर रहा था और वो बातें जो कर रहा था वो विदेश की ही बातें कर रहा था। मथुरा ट्रेन बहुत देर से पहुंची, पर स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कर्फ्यू लगा हो। न चाय, न नाश्ता, न सिगरेट, न अखबार, न कुली, न मुसाफिर, यहाँ तक बच्ची के लिए गर्म पानी भी नहीं मिला। लेखक घूम घाम कर वापस डब्बे में आ गए और पत्नी को बताने लगे कि अच्छा ही हुआ कि यहीं पर सीट ले लिया, राउरकेला वाले डब्बे के चक्कर में नहीं पड़ा। यानी यह सीट उन्हें आरामदायक और सुरक्षित महसूस हुआ। उस समय अचानक 50-60 लड़कों की भीड़ नारे लगाती हुई स्टेशन में घुसी। कुछ एक के हाथ में डंडे भी थे। उन्होंने हर खिड़की से अंदर ताका झांकी की और आखिर रेलवे पुलिस के समझाने पर शोर मचाते हुए वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले एक लड़का, लेखक जिस डब्बे में थे, वह आया वहां पर और खिड़की से मुंह सटाकर अंदर झांकता हुआ गालियां देता हुआ सरदार को गद्दार और खूनी कहते हुए बोल रहा था कि इनकी टांगे चीर कर वह रख देगा। उनके जाने के बाद लेखक का मन उन छोकरों की हरकत पर असहजता महसूस किया। या ये भीड़ के छोकरे ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई विवेक नहीं होता और ये भीड़ में ही अपना साहस प्रदर्शित करते रहते हैं। असल में ये बुद्धिहीन और पथभ्रष्ट होने के सिवा और कुछ नहीं होते। अकेले में इनका कोई अस्तित्व या पहचान इनकी नहीं होती और वही क्षोभ ये भीड़ का हिस्सा बनकर निकालते हैं। लेखक फिर डब्बे में आकर बैठ गए और दोनों पति पत्नी अपने बच्ची के पास सुलभ शरारतों में व्यस्त हो गए। अचानक लेखक ने देखा कि सरदार जी थोड़े परेशान से हो गए हैं। वो लेखक से कहने लगे, मैं लैट्रिन में बंद हो जाता हूँ। वे भयभीत और परेशान लग रहे थे। यहाँ पर मैं बता दूं, यह जरूर सरदार जी को यह समझ में आने लगा था कि कोई भी मनुष्य ऐसा यहाँ पर नहीं है जो उन्हें बचाएगा। सरदार जी का काला झुर्रीदार चेहरा, धंसी आंखों को देखा तो जैसे लेखक को ताव आ गया
और उन्होंने सरदार जी से कहा, कुछ नहीं होगा सरदार जी, तुस्सी मजे से बैठो, हमारे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों फिक्र करते हो, मजे से बैठो, कुछ नहीं होगा। इस बात पर सरदार जी अपनी मैली चद्दर उड़कर आंखें मूंद कर चित्त लेट गए। बस यही एक वाक्य था जो पूरे दिन में सरदार जी ने बोला था, परंतु लेखक ने उन्हें आश्वस्त तो कर दिया, पर खुद तनाव में आ गए और सोचने लगे कि जो बेकसूर है वह क्यों छिपेगा। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, उनका तनाव भी बढ़ता जा रहा था। आगरा में भी स्टेशन एकदम खाली था। ग्वालियर में कर्फ्यू लगा हुआ था। बच्ची दूध के लिए रोए जा रही थी। खुद भी लेखक को चाय और सिगरेट की तलब हो रही थी। वे सोच रहे थे कि जैसे जैसे दिल्ली दूर होती जाएगी सब शांत होता जाएगा। परंतु झांसी में गाड़ी घुसते घुसते उन्होंने दूर से ही देख लिया था काला काला धुआं उठता हुआ और आउटर सिग्नल पर भीड़ और हवा में सनसनी। लेखक ने सरदार जी से कहा, आप ऊपर की बर्थ पर जाकर ओढ़ कर सो जाइए। लेखक ने एक खिड़की को छोड़कर सारी खिड़कियां बंद कर दी। जब स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो वहां कोई तनाव नहीं दिखा और वहां चाय भी मिल गई। लेखक ने खिड़की से झांकते हुए बाहर से ही सरदार जी से कहा, नीचे आ जाइए सरदार जी, कोई बात डर की नहीं है। सरदार जी का सारा बदन सर से पांव तक चद्दर से ढका हुआ था। सिर्फ दो आंखें ही दिख रही थी और जिनमें दहशत भरी हुई थी, जैसे किसी डरे हुए पशु की सुरंग में से झांकती हुई आंखें। सरदार जी बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, नीचे तो नहीं ही आए। थोड़ी देर बाद लेखक को समझ आया कि उन्होंने ठीक ही किया कि नहीं आए, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी भीड़ नारे लगाती हुई और शोर मचाती हुई और गालियां बकती हुई प्लेटफार्म पर दाखिल हुई। भीड़ में उनमें से कईयों के हाथ में लाठियां, कुल्हाड़ियां और घासलेट और पेट्रोल के डब्बे थे। देखते देखते भीड़ दोनों तरफ से सरदार जी को गालियां देती हुई डब्बे में घुस गई और हर एक से पूछने लगी, कोई सरदार तो नहीं है यहाँ? वे अभी सरदार जी के चद्दर को उठाकर देख ही लेते कि रेलवे पुलिस आ गई और उन्हें प्लेटफार्म से बाहर खदेड़ दिया। यहाँ पर लेखक ने अभी बताना चाहा है कि अगर व्यवस्था चाहे तो कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। लेखक ने देखा कि कुछ रेलवे क्वार्टर पर भीड़ ने हमला बोल दिया और वहां आग लगा दी। ये सब देखकर मुसाफिर ये मानने लगे कि जल्दी से ट्रेन यहां से चलने लगे। तभी गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी। सरदार जी अब भी वैसे ही पड़े हुए थे। कोई कह रहा था, बेचारे का हार्ट फेल ही ना हो जाए। अगर हम यह कहने वाले के बारे में, तो शायद इस स्थिति में उस व्यक्ति का खुद ही हार्ट फेल हो जाता। इसलिए वह अपने अंदर की बात यहाँ व्यक्त कर रहा है। अगले स्टेशन पर फिर वही नजारा था। सामने के क्वार्टर से काले काले धुएं निकल रहे थे। ट्रेन वहां पर लगभग रुक सा गया। इसी तरह सारा दिन ऐसी बहसियत में गुजरा। सारा दिन सरदार जी चुपचाप इसी तरह पड़े रहे। सिर्फ कुछ दवाइयों के सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं खाया उस दिन। लेकिन आगे के स्टेशनों पर हालात और भी खराब होते गए। जबरदस्ती गाड़ी को बीच में ही रोक लिया जाता। बेकाबू भीड़ डब्बे में घुस जाती। गाली दी जाती, डंडे बजाए जाते और पूछा जाता, कोई सरदार तो नहीं है यहाँ? लेखक ने कहा कि हमें चारों तरफ से दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। परंतु दो सिंधी लड़के जो दरवाजे पर बैठे थे और तमाशा देखने और मजा लेने के उद्देश्य से वहां पर थे, उन्होंने तर्क देकर कि बंद दरवाजे पर लोग ज्यादा शक करेंगे और डंडे मारेंगे तथा आग भी लगा सकते हैं, उन दरवाजों को बंद करने नहीं दिया। उस समय लेखक के मन में यह विचार कौंधा कि अगर सब मिलकर चाहे तो सरदार जी को कोई छू नहीं सकता। परंतु प्रश्न चिन्ह तो यही लग जाता है कि कैसे सब मिलकर, यानी यह संभव ही कहाँ है हमारे देश में, वरना ये दंगे होते ही क्यों। लेखक के बाएं तरफ वाले कूपे में बैठे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे और दाहिनी तरफ वाले कूपे में संभ्रांत आदमी अपनी बेटी और उसके युवा साथी के साथ शराब और सिगरेट पीने में तथा यूरोप के किस्से सुनाने में व्यस्त था।
तभी अंधेरे में गाड़ी रुक गई और चारों तरफ से पत्थर धड़ाधड़ बरसने लगे। लेखक ने दौड़कर खिड़की बंद की। लेखक की पत्नी डरी सहमी अपनी बच्ची को गोद में लेकर एक तरफ बैठ गई। दोनों सिंधी लड़कों ने दरवाजा खोल दिया। लाठियों, बल्लों, कुल्हाड़ियों, बेतों से लैस भीड़ डब्बे में घुस आई। एक खूंखार सा लड़का जो नशे में था ऐसे चीख रहा था जैसे उसे हिस्टीरिया हो। वह चीख रहा था जोर जोर से, सरदार, माँ को मार डाला, और गाली दे रहा था। सीटों के नीचे से सामान हटा हटा कर डंडा फटकारता जा रहा था। मुसाफिर कह रहे थे, नहीं है, इस डब्बे में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तूफान की तरह भीड़ एक तरफ से घुसी और दूसरी तरफ से निकल गई। ट्रेन फिर भी नहीं चली और एक रेल आया तथा नहीं नहीं सुन कर निकल गया। गाड़ी फिर भी नहीं चली। तभी एक बेवकूफ औरत ने खुद खिड़की से सर निकालकर किसी को बता दिया कि एक सरदार इस डब्बे में है। ये सुनना था कि दूसरी भीड़ उस डब्बे में घुस आई और सारे सोए लेटे बैठे मुसाफिरों के कपड़े हटा हटा कर उन्हें देखने लगी। तभी एक गुंडे ने सरदार जी को देख लिया। ये कौन है, ये कौन है, यह कहकर चिल्लाया। सारे वहीं टूट पड़े। उसकी चद्दर खींचकर गिरा दिया और उसे भी नीचे खींचने के लिए उसकी टांग खींचने और मरोड़ने लगे। एक तो लेखक की सीट पर खड़ा हो गया और उसकी दाढ़ी खींचने लगा। सरदार जी ने बर्थ की रॉड को कस कर पकड़ा हुआ था। इतने लोगों की खींचातानी के बावजूद उन्हें नीचे नहीं गिरा सके। वे जिबह किए जा रहे बकरी की तरह चीख रहे थे। उनकी आंखें खौफ से निकली जा रही थी और शरीर पसीने पसीने हुआ जा रहा था। वे बुरी तरह से कांप रहे थे। बिस्तर, अटैची, चादर, जूते, पगड़ी, पता नहीं सब कहाँ जा चुके थे। भीड़ से तरह तरह की आवाजें उठ रही थी। नंगा कर दो साले को, छोड़ना मत गद्दार को। इतने लोगों के सामूहिक हमले के सामने पड़ा हुआ अकेला निहत्था बूढ़ा और बीमार आदमी फटी आवाज में सिर्फ आह आह कर रहा था। उसकी पतलून कमीज फाड़ डाली गई। उसे एकदम नंगा कर दिया गया। सामने की बर्थ पर दो गुंडे चढ़कर उसे लकड़ियों से मार रहे थे। एक उसके बर्थ पर चढ़ गया और मोटी लाठी से गोदने लगा। सरदार जी के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ अपने दो हाथ थे। वे उसके सहारे कितना बचते। किसी ने बीच में रोकने की कोशिश की तो गुंडों ने उसे भी धमकाया तो वह भी हट गया। आखिरकार सभी मुसाफिर गुंडों के सामने गिड़गिड़ाए कि बस करो, बहुत हो गया, बूढ़ा आदमी है, मर जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तभी उनमें से किसी ने कहा, बे मर जाएगा, माल मार माल। और इसके साथ ही वे आपस में अबे पकड़ो पकड़ो भाग रहा है बोलकर एक कर सारे एक दूसरे के पीछे ट्रेन से कूदे और बाहर भाग गए। बाहर सरदार जी के सामान की होली जल रही थी और एक नंगे सरदार को वे आग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे। तभी गाड़ी ने रेंगना शुरू कर दिया। सरदार जी की दाढ़ी, छितरी, बाल बिखरे हुए वे ऊपर की बर्थ पर बैठे हाँफ रहे थे। उनके सर पर जो बाल बचे हुए थे गुच्छे गुच्छे पूरे खून से सने हुए थे। दाढ़ी, मूछों से खून इस तरह टपक रहे थे जैसे खून से नहाकर अभी अभी निकले हों। शरीर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर चोट के निशान न हो। लेखक अपनी बेवकूफ़ी पर खुद ही विचार करने लगते हैं कि वे सुबह कह रहे थे कि हमारे रहते आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप मज़े से बैठिए। फिर वे सोचते हैं इस मुल्क में और मज़े। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ लेखक का कहने का उद्देश्य ये है कि इस मुल्क में मज़े यानी हमारा मुल्क आज की तारीख में जातियों के भेदभाव से इतना भरा हुआ है कि कोई भी कहीं भी कभी भी अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता। समझना भी नहीं चाहिए। ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ लेखक ने जिस समस्या को व्यक्त करने के लिए कहानी लिखी होगी उसका मर्म वो ही समझ सकता है जो भुक्तभोगी होगा। और आज की तारीख में जो व्यक्ति अपनी जातीय समूह से अलग होता है उसकी हालात भी इस सरदार जी से कम नहीं होते। घाव चाहे शरीर पर हो या मन पर, वो तो जातीय समूह आपको देगी ही देगी, बिना ये जाने कि आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। आपके लिए बनावटी धर्म महत्व रखता है या नहीं। आप दिल से हर दंगे के विरुद्ध
होते हैं, फिर भी आपको देखने का नज़रिया वो होता है जो लोग देखना चाहते हैं, यानी धर्म के चश्मे से। यह बात सुनने में उन लोगों को समझ नहीं आएगी जो भुक्तभोगी नहीं है। जो भुक्तभोगी है, जो निश्चल रहते हैं, जिन्हें किसी भी भेदभाव से कोई मतलब नहीं होती, वे ही इसके दर्द को समझ पाएंगे। किसी एक जाति से या धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करता है तो उसी धर्म और जाति से जुड़े दूसरे व्यक्ति का दोष कैसे हो सकता है? वो सरदार जी दोषी कैसे थे, इसे कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें कसूरवार ठहराने का हक किसे मिलता है? कौन है ये लोग जो किसी को सजा देने के काबिल अपने आप को समझते हैं? क्या सोच है इनकी? क्या ये निस्वार्थ सोच रहे हैं? निस्वार्थ सोचते हैं? अगर निस्वार्थ भाव से ये नहीं सोच सकते हैं तो किसी को भी अधिकार नहीं होता है किसी के बारे में अपना निर्णय सुनाने का कि उसे कौन सी सजा कब और क्यों दी जानी चाहिए। सिर्फ जाति और धर्म से जुड़ा व्यक्ति होने के कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी गुनाह का जिम्मेवार नहीं हो सकता। इसके बाद आगे लेखक की पत्नी लेखक की एक लुंगी निकाल कर सरदार जी को पकड़ाई। एक किसी ने कमीज दिया और 20 आदमी उसे देखने के लिए चले आए। यहाँ लेखक ने बताया कि 20 के सामने एक बूढ़े कमजोर आदमी को इस तरह से पीटा जाता है और ऐसे लोग सिर्फ तमाशबीन होते हैं और तमाशा तथा रोमांचक दृश्य देखना चाहते हैं। अब दाहिनी तरफ बैठे संभ्रांत व्यक्ति हरकत में आए और बोला, क्या हुआ, बहुत चोट लगी क्या? फिक्र मत करो। इस तरह की बातें वे बोले। किसी ने माइसिन लगाने के लिए दिया, परंतु जख्म इतने थे कि दवा कम पड़ गई। लेखक सोचने लगे कि अगर इसकी जगह पर मैं होता तो क्या करता। शायद फूट फूट कर रोने लगता, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, गिड़गिड़ाता। लेकिन सरदार जी की आंखों में इनमें से एक भी भाव नहीं था। न बदहवासी थी, न हताशा थी। मानो बस ये हुआ हो कि उंगली किसी भारी पत्थर के नीचे आ गई हो। अब सारा डब्बा उन्हें सलाह दे रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। सरदार जी ने सबकी सुनी और आखिर में फर्श की तरफ देखते हुए कहा, मेरा टिकट पैंट की जेब में था। लोगों ने कहा, टिकट कौन पूछता है? कोई बात नहीं, कोई पूछेगा तो हम सब बता देंगे। सरदार जी ने फिर कहा, मेरी पैंट में पैसे भी थे, 350। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे का क्या, शुक्र करो जान बच गई। उन्होंने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, अब जैसे तैसे पहुंच जाएंगे विलासपुर। विलासपुर ही तो जाना है, सुबह तो आ ही जाएगा। आप मुझे बस चा चूक के पैसे दे दो, विलासपुर में वापस कर दूंगा। यहाँ पर लेखक हतप्रभ रह जाता है। यह आदमी इस हाल में भी सिर्फ चाय के पैसे मांग रहा है। उसका 70 साल का तजुर्बा हम हकीरों से सिर्फ चाय के पैसे मांग रहा था। लेखक को घबराहट होने लगी और इतनी जोर से रुलाई फूटने लगी कि उसका जी मितलाने लगा और वह टॉयलेट की तरफ जल्दी से चला गया, पानी के छींटों में अपनी भावनाएं छिपा लेने के लिए। और जब वह वहां से लौट रहा था तो देखा तीनों संभ्रांत मजे से बैठकर ताश खेल रहे थे। अंत में हम देखें तो सरदार जी की आंखें सब कुछ जानती थी। उनका तजुर्बा उन्हें यह सब बता चुका था कि यहाँ किसी की इतनी हैसियत नहीं है जिससे वे किसी से कुछ भी पाने की उम्मीद रखते हैं। ठीक ही समझा। इसलिए लेखक ने कहा है कि जिंदा दिल बिरादरी भीख नहीं मांग सकती, उसे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। ये था, क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है? सचमुच हमने सरदार भिखारी नहीं देखा। ये लेखक का नजरिया और मेरी भावनाएं थी। इसके साथ ही हमारा यह कहानी और इसका भावार्थ समाप्त होता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर कुछ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दे।